हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स विजन 444 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपन ने 4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बात कर रही हूँ मैं। लेसन 12th जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा। हम आज कौन से लेसन की बात करेंगे? लेसन नंबर 5। इसका जो नाम है चैप्टर का वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो 2 या 3 टाइप के ही न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की तरफ से आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के अंदर जितने न्यूमेरिकल हम कराएंगे उससे घुमा फिरा के डिजिट भी चेंज नहीं होगी न्यूमेरिकल्स की। लगभग इस चैप्टर के अंदर होता यही है कि डिजिट भी चेंज नहीं होती है, डेफिनेशन भी 1-2 ही है जो कि आती है। मेन फोकस जो इसके अंदर होता है ना, वो इसका जो डेरिवेशन है उसके ऊपर होता है। इस चैप्टर के अंदर जो हमें मेन जो पोर्शन है जो हमें कवर करना है वो है इसके डेरिवेशन। और डेरिवेशन तो हम कवर करा देंगे, कराने में तो सब कुछ ही कवर करा देंगे, लेकिन हर चैप्टर का अपनी एक मोबिलिटी होती है, अपनी क्वालिटी होती है कि इस चैप्टर के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर से अगर क्वेश्चन उठता है तो या तो आपका उठेगा कि किसी भी चीज की ऐसा ही मात्रक बताओ, या इसका मात्रक बताओ, ठीक है, या इसकी विमा बताओ। और एक जो क्वेश्चन हो सकता है वो इसके जो डेरिवेशन होता है, ठीक है, उसके ऊपर इसका क्वेश्चन उठ सकता है। न्यूमेरिकल पोर्शन में 2 या 3 न्यूमेरिकल ही है, वो मैं जब कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके जो डेरिवेशन है वो भी ऐसे हैं, ये 2-3 डेरिवेशन फिक्स ही है कि कभी इस साल ये आएगा तो अगले साल ये आ जाएगा। ओके, तो विद्युत धारा, तो सबसे पहले लिखिए विद्युत धारा होती क्या है। वैसे मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की जो क्लासेस है साथ में लेना चाह रही थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, इसलिए हम अलग अलग क्लासेस ले रहे हैं। अगर कभी ऐसा होता भी है कि क्लासेस साथ में मैं ले लूं तो उसके लिए आपको अलग अलग पोर्शन मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? लिखिए, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से व्यक्त किया जाता है। कैपिटल आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये भी लिखना है आपको। यहां आई क्या है? विद्युत धारा है। क्यू क्या है? आवेश है। और टी है समय। ओके, फिर बात आती है इसकी मात्रक की। तो धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि आवेश का कूलाम होता है और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। अब यदि मैं विमा की बात करूं तो विमा तो इसकी क्या होती है? ओनली ए। ओके, तो ये चीजें आपको इसकी पता लग गई, विद्युत धारा। और ये एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालिए और ये ध्यान रखना कि जो इसका एसआई मात्रक है ना वो एम्पियर है, तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एम्पियर एसआई मात्रक, क्योंकि वो पूछता भी ऐसा ही कि एसआई मात्रक बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि 2-3 मात्रकों में से कौन सा बताएं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा भिन्न भिन्न आवेश वाहकों के कारण, भिन्न भिन्न आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण हो सकती है। जैसे पहला पॉइंट, अब ये आपसे 1-1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको 4 पॉइंट लिखा देती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन का टाइप पता लग जाएगा। पहला लिखिए, धात्विक चालकों में धारा
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है। सेकंड लिखिए, वैद्युत अपघट्य में धारा, वैद्युत अपघट्य में धारा धन व ऋण आयनों के कारण होती है, धन व ऋण आयनों के कारण होती है। थर्ड लिखिए, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण होती है, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण होती है। सॉरी, फोर्थ पॉइंट, विसर्जन नलियों में, विसर्जन नलियों में गैस के धन आयनों व ऋण आयनों के कारण होती है, गैस के धन आयनों व, एक सेकंड, विसर्जन नलियों में गैस के धन आयनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, धात्विक चालकों में धारा किस कारण प्रवाहित होती है? तो किस कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। अगला पूछ लिया, वैद्युत अपघट्य में धारा किस कारण प्रवाहित होती है? आंसर पता है तो इस टाइप से एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो अब तक जो पढ़ाया उसमें ये वाला जो 4 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक नोट डाल के लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। निर्वात में भी धारा संभव है, निर्वात में भी धारा संभव है। उदाहरण के लिए टीवी, जो टेलीविजन देखते हो कि पिक्चर ट्यूब में, टीवी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन निर्वात में गमन करते हैं, इलेक्ट्रॉन निर्वात में गमन करते हैं तथा धारा प्रवाह होता है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है, तो आपका आंसर होगा यस, निर्वात में भी धारा प्रवाह संभव है। हम जो टेलीविजन देखते हैं उसमें जो पिक्चर ट्यूब होती है वो निर्वात में होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर धारा प्रवाह होता है। ओके, तो ये पढ़ लिया हमने। अब लिखेंगे आप धारा घनत्व, धारा घनत्व, हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व। लिखिए, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर J क्या है? धारा घनत्व, I क्या है? विद्युत धारा, और A क्या है? क्षेत्रफल। यदि हम इसका मात्रक बनाना चाहें तो मात्रक क्या बनेगा? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यदि मैं इसकी विमा बनाना चाहूं तो विमा क्या बनेगी? धारा की क्या होती है? ए, और एरिया की क्या होती है? L2, तो क्या हुआ? L माइनस 2A। इस टाइप से हम इसकी विमा बना लेंगे। नोट कर लीजिए इसके मात्रक और विमा। इसकी डेफिनेशन की पूछे जाने के चांसेस तो 5% भी नहीं है, लेकिन हाँ इसके मात्रक जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट डाल के लिखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व, एक सदिश राशि है, एक
सदिश राशि है। ठीक है, फिर हेडिंग डालिए धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह, ये एग्जाम में नहीं आता है ये टॉपिक भी। ठीक है, ये टॉपिक भी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हमें समझना जरूरी है। इसके रीजन है कुछ। पहला रीजन तो ये कि एग्जाम्स में पूछा जाता, वो सॉरी कि आपके कोर्स में दिया हुआ है। और दूसरा रीजन ये है कि इसमें कुछ टॉपिक समझने की बात है। समझना तो हमें चीजों को चाहिए, तभी हमें आगे वाली चीज समझ में आएंगी। तो टॉपिक क्या है? धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह। तो हम इसकी थ्योरी लिखाते हैं आपको, आप लिखते जाइए। लिखिए, धात्विक चालकों में, कुछ पार्ट बुक का उठा के अपनी लैंग्वेज में लिखवाएंगे इसको, है ना। धात्विक चालकों में किसी परमाणु के, धात्विक चालकों में किसी परमाणु के नाभिक तथा इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इतना कम होता है कि, इतना कम होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से बंधित ना होकर संपूर्ण धातु में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तथा इन्हीं के कारण धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह संभव होता है। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह संभव होता है। ठीक है, तो बस इसके अंदर ये समझने वाली बात थी कि इनका आकर्षण बल बहुत कम होता है ना। इनका आकर्षण बल कम होने की वजह से ये क्या होता है कि नाभिक इसके अंदर ही घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इससे चाहे बाहर नहीं जाते हैं। तो क्या हुआ, ये आवेश का प्रवाह कराते रहते हैं। अब हमें एक चीज और समझनी है, अपवाह वेग किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आने वाले 4 से 5 टॉपिक भी, या फिर हमके पूरा चैप्टर ही लगभग बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा अब आपके लिए। ठीक है, तो यहां से अब आपका स्टार्ट होता है टॉपिक अपवाह वेग। हेडिंग डाल दीजिए, अपवाह वेग। ठीक है, तो लिखिए पहले इसके अंदर कि ये होता क्या है। जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, ध्यान से लिखना, जब चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक विद्युत बल कार्य करने लगता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में स्थित
चालक में स्थित ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। आगे बात समझ में कि जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिससे क्या होता है, ये विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इस प्रकार की गति को अपवाह गति कहते हैं। अपवाह गति कहते हैं तथा इसे, देखो ये अपवाह चाल भी बोलते हैं कई लोग और कई लोग अपवाह गति भी बोलते हैं। ये वेग नहीं होता है क्योंकि ये अदिश होती है, इसलिए इसको अपवाह वेग ना बोल के हम अपवाह चाल बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, लिखो इसे वी डी से व्यक्त करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए वी डी से इसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एक दो डेफिनेशन लिखेंगे पहले हम, उसके बाद आपको इसके संबंध बताएंगे हम कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, अभी आप हेडिंग डाल दीजिए गतिशीलता। गतिशीलता हेडिंग डाल दीजिए, डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं तथा इसे म्यू से व्यक्त किया जाता है। म्यू को इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अभी हमें आपके इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे कि गतिशीलता का मात्रा क्या होता है, अपवहन वेग क्या है, ये सब कुछ डेफिनेशन के रूप में लिखवाया है। ठीक है, कि जिससे आपको पता रहे। अब हेडिंग डाल दीजिए अपवाह वेग तथा गतिशीलता, या फिर हम कहें, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि इसमें सब कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं आता ये एग्जाम में डायरेक्ट सब कुछ। ठीक है, या तो डेफिनेशन पूछता है या फिर आप लिख दीजिए अपवहन, लिखिए अपवाह चाल तथा विश्रांति काल में संबंध। अपवाह चाल तथा विश्रांति काल में संबंध। अब विश्रांति काल आपको बताएंगे क्या है। तथा विश्रांति काल, इसे टॉर से व्यक्त करते हैं, टॉर में संबंध। लिखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में इस प्रकार से संशोधन होता है कि ये मंद गति से कुछ औसत चाल वीडी से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह करते हैं। पहले आप चेंज करके लिखिए। एक सेकंड रुको बेटा, इसका विश्रांति काल से हटाओ, विश्रांति काल नहीं, विद्युत क्षेत्र लिख लो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इस टाइप से पूछा जाएगा, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत क्षेत्र लिखो इसको।
इसके अंदर ही है ना विश्रांति काल भी आ जाएगा। आप अपवाद चाहते हो तो विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखो, ठीक है। फिर लिखो इसके अंदर पैराग्राफ चेंज करके, विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में धातु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर निम्न बल कार्यरत होगा। देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। बात किसकी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनों की, तो F इज इक्वल टू हो गया ई ई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, तो त्वरण क्या होगा, F एम ई ई अपॉन एन। इक्वेशन नंबर सेकेंड, नोट कर लो इसे, नोट करो। लिखिए सदिश रूप में ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई ई अपॉन एम। इक्वेशन नंबर थर्ड। रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव निशान लगाएंगे। देखिए यह त्वरण किसी इलेक्ट्रॉन को प्रभावी रूप से दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के मध्य समय अंतराल के लिए ही त्वरित करता है। इसका कारण यह है कि किसी इलेक्ट्रॉन की कंपनशील आयन से टक्कर के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनों की अपवाह प्रवृत्ति क्षणिक रूप से समाप्त हो जाती है तथा इसका किसी भी दिशा में हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, किसी इलेक्ट्रॉन का वेग u वेक्टर है तथा आगामी टक्कर के तुरंत पहले अर्थात समय t पर इसका वेग v वेक्टर हो तब v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। ठीक है, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर माइनस ई ई टी अपॉन एम। समीकरण नंबर 4। फिर लिखेंगे औसत लेने पर, इसका औसत लिया, औसत में ये निशान लग जाएगा। तो जब हम इसका औसत लेंगे तो पहले ये उतार लो, क्या होगा, इसको नोट कर लो और इसको दे दो समीकरण नंबर 5। लिखो यहां ये जो वेग होगा ये तो होगा अपवाह वेग, u होगा वो होगा 0 और जो t दे रखा है ये होगा टॉर। तो देखो क्या बनी इक्वेशन, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई एम और ये हो गया टॉर। तो ये हुआ ना अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो यहाँ पे लिखोगे अपवाह वेग कैसी राशि है, ये अदिश है ना,
अदिश है तो माइनस क्यों आएगा, आएगा ही नहीं। हुआ कि नहीं हुआ, अपवाह व विद्युत क्षेत्र में संबंध देखो, वी डी प्रपोर्शनल ई भी हो रहा है ना, ये पूरा नोट करो। लिखिए नोट डाल के, यदि आवेश धनात्मक है तो, यदि आवेश धनात्मक है तो अपवाह वेग ई की दिशा में होगा, अपवाह वेग ई की दिशा में होगा। और यदि ऋणात्मक है तो ई की दिशा के विपरीत होगा, ई की दिशा के विपरीत होगा। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए विश्रांति काल, हेडिंग डाल दीजिए विश्रांति काल। लिखिए विश्रांति काल किसी धातु विशेष का अभिलक्षण होने से उस धातु के लिए एक नियतांक है, अतः किसी दिए गए धात्विक चालक के लिए यह एक नियतांक होगा। अब हेडिंग डालो गतिशीलता। देखो गतिशीलता के लिए मैंने आपको क्या बताई हुई, मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि जो परिभाषा से है, क्या है परिभाषा से, थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान में रखो। म्यू इज इक्वल टू क्या था, वीडी अपॉन ई, ये था ना अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है। वीडी कितना है, ई टॉर अपॉन एम, और यहाँ पर है ई से ई कट गया, म्यू कितना हुआ, ई टॉर अपॉन एम। ये रहा फॉर्मूला गतिशीलता का, नोट कर लो इसको। और जहां आपने ये लिखा है ना विश्रांति काल में टॉर, ये टॉर नहीं टॉर बार है, ये टॉर बार लिखिए इसको। लिखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता धनात्मक होती है इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड होता है, तथा इसकी विमा
तथा इसकी विमा m-1 L0 T2 A होती है, ठीक है। और एक संबंध, इसको भी याद रखना, इससे देखो μ1/μ2 इज इक्वल टू VD1/VD2, ये चीज को ध्यान रखना, आप लिख लो इसको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपवाह चाल तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवाह चाल VD और विद्युत धारा I में संबंध। ध्यान रहे, विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज है। लिखिए, माना किसी धात्विक चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तथा इस चालक का क्षेत्रफल कैपिटल A है, यदि चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह करेंगे, तब आवेश वाहकों का कुल आवेश E होगा। अब देखो, ये आपको दिया हुआ है, ये किस तरीके से दिया हुआ है, आयतन पे लगता है ना, तो ये क्षेत्रफल है और ये लंबाई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, आयतन। और आयतन में कितने आवेश है, n, तो इसलिए n E। ओके, तो ये आयतन के ऊपर लगा है पूरा। ये करने के बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे, बनाओ। पहले ये लिख लो, डेल Q इज इक्वल टू n A डेल L E, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लिखने के बाद अब डायग्राम बनाएंगे आप। ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है और ये धारा भी इधर, और जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो वेग है ना, ये VD अपवाह वेग है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र इधर है तो अपवाह वेग इधर हो गया, नोट कर लो डायग्राम को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लंबाई टोटल कितनी है, डेल L। समय डेल T, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है डेल L और चाल क्या है VD, समीकरण नंबर 2। तथा धारा I
क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर एन ए डेल एल ई अपॉन डेल टी की जगह ये पूरा डेल एल वी डी, डेल एल से डेल एल कट, आई इज इक्वल टू क्या बचा, एन ई ए वी डी। समीकरण नंबर 4। ये क्या है, लिख सकते हो यहां पर, समीकरण 4 अपवाह चाल तथा विद्युत धारा में संबंध है। आप चाहो तो इसको यहां तक भी छोड़ के आ सकते हो, पूरा पहले यहां तक उतारो। फिर देखो यहां लिखोगे, चूंकि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ई, अतः आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। तो बताओ क्या हो गया, ये हो गया समीकरण 5। तो यहां लिखोगे समीकरण 5 विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र तथा गतिशीलता में संबंध को व्यक्त करता है। नोट कर लो इसको पूरा। नोट डाल के लिखो। क्योंकि यहां एन ए ई वी डी नियत है, अतः ए वी डी प्रोपोर्शनल किसके होगा, नियत। तो ये हो गया A1 VD1 इज इक्वल टू A2 VD2। इसका मतलब समझे, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अपवाह चाल कम हो जाएगी, क्षेत्रफल कम होगा अपवाह चाल ज्यादा हो जाएगी। ठीक वैसे ही एक मोटी नलकी होती है, एक छोटी नलकी होती है। यदि मोटी कोई नलकी है ना, मोटे छेद वाली, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे पुश कर देते हैं। जैसे हम पुश करते हैं, पानी का प्रेशर कितना हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यदि उसका एरिया हमने कम किया तो वो कितने बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब ये है, और मैं लिखवा भी रही हूँ, इसको नोट कीजिए। अर्थात किसी दिए गए चालक जो कि असमान काट क्षेत्रफल का है के लिए कम काट क्षेत्रफल के भाग में इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल अधिक तथा अधिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में अपवाह चाल कम होती है।
अगला टॉपिक, अपवाह चाल तथा विभवांतर में संबंध। अपवाह चाल तथा विभवांतर में संबंध। तो देखो यहाँ लिखोगे, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू V अपॉन L, यही होता है समीकरण नंबर फर्स्ट। V इज इक्वल टू EDR चैप्टर नंबर 3 से जो हमने कर रखा है, तथा VD इज इक्वल टू EE टॉर बार अपॉन M, यही होता है समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। रखिए VD इज इक्वल टू E टॉर बार अपॉन M V अपॉन L, तो क्या हुआ देखो, VD प्रोपोर्शनल V, ये तो अपवाह चाल है और ये क्या है, विभवांतर है, तो इसका क्या हुआ, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू VD1 अपॉन VD2। नोट कर लो इसे भी। इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं जब तक इंक फिल कर लेती हूँ। आप एग्जाम्पल नंबर 5.1 देख लीजिए, ठीक है, फिर मेरे साथ इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। बहुत इजी है, यदि आपको अवकलन समाकलन आते हैं तो कर पाओगे इसको इजीली। फॉर्मूला तो वही विद्युत धारा वाला लग रहा है इसके अंदर। एक सेकंड बच्चों, ये दिया हुआ है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5.1 देखिए, क्या दिया हुआ है इसमें, I Q दिया हुआ है 4t की पावर 3 प्लस 5t प्लस 6 कूलाम। तो बताओ t बराबर 1 सेकेंड पर धारा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। कीजिए अवकलन d अपॉन डी टी, 4t की पावर 3 5t प्लस 6 कितना आएगा, 12t स्क्वायर प्लस 5। I की वैल्यू t बराबर 1 सेकेंड पर। सत्रह एम्पियर। वेरी सिंपल, ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर जो 5.2 है ये आपको करना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5.2 हमको नहीं करना है, इसे फटाफट से उतार लीजिए। बुक खोल के बैठा कीजिए, इससे क्या होगा कि मैं आपको अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक में अगर कोई क्वेश्चन कराना चाहती हूँ तो हाथ के हाथ करा पाऊंगी उसको, ठीक है।
अगला टॉपिक से पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 5.3, एग्जाम्पल नंबर 5.3 उसे भी हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा जिसकी त्रिज्या r दी हुई है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ओके, और जो चाल दे रखी है वो है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। औसत विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, क्योंकि हमें ये हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन है और हमें इसके लिए Q की वैल्यू पता होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब हमें T कैसे निकालें? T के लिए फॉर्मूला है 2 पाई r अपॉन v। आगे बस में T के लिए क्या फॉर्मूला है 2 पाई r अपॉन v, तो यहाँ से T की वैल्यू इसमें डाल देना और ये Q की वैल्यू ये है, इसको अपॉन में करके आप इसको सॉल्व करोगे। इसे नोट कर लो, कैलकुलेशन पार्ट आपका है वो आपको करना है। अगला टॉपिक तो वैसे भी आपका फेवरेट टॉपिक है, चाहे 5 मिनट का टॉपिक है लेकिन अच्छा है। हेडिंग डाल दीजिए ओम का नियम, हेडिंग डाल दीजिए ओम का नियम। और ये तो आप लोगों को आता है इसलिए मैं डायरेक्ट इसको पहले लिखा रही हूं फिर समझाऊंगी, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं ओम का नियम एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा। देखिए सन 1828 में जर्मन वैज्ञानिक जीएस ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन, जीएस ओम ने प्रयोगों के आधार पर चालकों में धारा प्रवाह के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत रहे तो चालक में प्रवाह धारा I विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो देखो क्या बोल दिया इसमें V समानुपाती I, तो V बराबर क्या होगा RI। यहाँ पर जो R है वो क्या हो गया V अपॉन I। R क्या है यहाँ प्रतिरोध, V क्या है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा। ओके, आगे बस समझ में R, V और I ये आपको तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसको हम व्यक्त करते हैं इससे। तो सबसे पहले तो इसको पूरा उतारो और यहां तक उतार लो। फिर लिखिए एक ओम की परिभाषा। एक ओम की परिभाषा यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है
विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम माना जाता है। ठीक है, फिर आता है ओमीय प्रतिरोध। लिखिए इसके अंदर ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। देखो इस टाइप से कि ये I है और ये V है तथा इनके वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होते हैं। अगली हेडिंग है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इसके निम्न उदाहरण है टॉर्च का बल्ब, डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघटनी द्रव तथा इनके देखो जो वक्र है ना वो आपको इस टाइप से दिए हुए हैं। ये वक्र मैं यहाँ बना देती हूँ और आप बुक में से भी बना सकते हो कि जो ऐसा वक्र प्राप्त होता है ये होता है टॉर्च का बल्ब। ठीक है, और जो इस टाइप से अगर वक्र होता है ये होता है डायोड का। देख रहे हो आप सीधी लाइनें नहीं है बिल्कुल। इस टाइप से यदि कोई वक्र प्राप्त हो रहा है तो वह विद्युत अपघटनी द्रव। बनाइए इसको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दीजिए, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। 99% चांस है कि एग्जाम में ये आएगा। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। एक चीज का ध्यान और रखना है, जो भी ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध मैंने करवाए ना उसके अंदर से यदि पूछा जाएगा तो अनोमीय प्रतिरोध पूछा जाएगा और वो भी इसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कि कोई भी दो अनोमीय प्रतिरोध या अनोमीय युक्तियों के नाम बताओ तो आप ये बता देना, युक्तियों में भी यही आएंगे। ठीक है, ओम के नियम की हमको व्युत्पत्ति करनी है तो पहले मैं इसको समझा रही हूँ आपको कि आप इसकी व्युत्पत्ति कैसे करोगे। तो देखो थोड़े बहुत लिख लो, पहले लिखना ही नहीं लिखना है, चलो छोड़ो, नहीं लिखा रहे हैं, खुद ही करना है। देखो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि I is equal to NeAVD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I is equal to क्या होता है NeAVD तथा धारा घनत्व J is equal to I/A। समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान
1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर J इज इक्वल टू आई की जगह NEAVD अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया। J इज इक्वल टू क्या हुआ NEVD। समीकरण नंबर 3 तथा VD इज इक्वल टू EE टॉर अपॉन M। फिर यहां वही समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर J इज इक्वल टू NE, ये पूरा वापस लिखो EE टॉर अपॉन M। तो J इज इक्वल टू क्या हुआ NE स्क्वायर टॉर अपॉन M और E। फिर लिखना यहां NE स्क्वायर टॉर अपॉन M नियत है जिसे सिग्मा से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया NE स्क्वायर टॉर अपॉन M। ठीक है, तो J इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा E। तो आपसे 2 फेज में पूछ जाता है, या तो ये पूछ लेगा J इज इक्वल टू सिग्मा E प्रूफ करो। ठीक है, तो पहले तो ये पूरा उतार लीजिए आप, समझ के अच्छे से पहले ये पूरा उतारो, फिर बताएंगे इसके अंदर सिग्मा क्या है, रो क्या है। टाइम लगेगा इस डेरिवेशन में, तो 2-3 मिनट का टाइम और लगेगा। लिखिए यहां सिग्मा पदार्थ की चालकता है, यहां सिग्मा पदार्थ की चालकता है। यहां पे लिख लीजिए सदिश रूप में, सदिश रूप में J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। इसको लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर लेना, इसी में ही चल रहा है डेरिवेशन। देखो ये है अपने पास J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। फिर यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि J वेक्टर इज इक्वल टू I अपॉन ए तथा E वेक्टर इज इक्वल टू V अपॉन L। तब करो I अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा V अपॉन L। अब बताओ क्या करोगे, I अपॉन V इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन L, यही होगा। और इसको उल्टा कर दो, V अपॉन I इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A। क्योंकि हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, अतः R इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा A। ये तो हुआ एक फॉर्मूला। तथा प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, उल्टी होती है इसकी, तो R इज इक्वल टू हो गया रो इंटू L अपॉन ए। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये पूरा नोट कर लो।
अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, प्रतिरोधकता वाला पार्ट भी आ गया इसके अंदर। लिखिए यहाँ रो पदार्थ की प्रतिरोधकता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता है, जो कि प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत रहती है, जो कि प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत रहती है। अब इस फॉर्मूले से एक चीज ध्यान रखना कि जो आर प्रतिरोध है ना, वो तो चेंज होता है लंबाई के और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो एक नियतांक है, वो चेंज नहीं होगी बार बार। पता चले आप उसको भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा साथ ही यह पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करती है, साथ ही यह पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करती है। प्रतिरोधकता को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। हेडिंग डाल दीजिए प्रतिरोधकता का मात्रक। तो लिखिए प्रतिरोधकता का मात्रक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है, तथा प्रतिरोधकता की विमा M1 L3 T-3 A-2 होती है। बेटा ये प्रतिरोधकता और चालकता ये जो एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं और साथ में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखे क्या। अब हेडिंग डालो चालकता, चालकता को भी लिख लेते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाती है, उसकी चालकता कहलाती है। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना बेटा। एक बार ध्यान रखना कि प्रतिरोधकता का रो का तो क्या था ओम इंटू मीटर, और जो चालकता का है वो क्या होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम, ठीक है। और ओम इनवर्स को हम महो भी लिखते हैं, ये दोनों बराबर है, ओम इनवर्स को महो भी लिखते हैं, ठीक है। देखिए चालकता की विमा M-1 L-3 T3 A2 होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लेसन नंबर 5 हमने एक पार्ट आपके लिए तैयार कर दिया। आई होप इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफी अच्छी मेहनत कीजिए। हम जितनी मेहनत करते हैं उससे 5 गुनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी बेटा। हमारा काम हम कंप्लीट करके रखते हैं, आप भी अपना काम कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।